हम लोग ना शुरू कर रहे थे। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा, एक पहला पेज भी नहीं लिखा हमने अभी। पहला पेज भी नहीं लिखा हमने, बताइए। ये तो हमारी, वेरी गुड, आ जाइए। हेडिंग है इंडियन ज्योग्राफी, मतलब कि भारत का भूगोल। पहली इसमें हेडिंग डालो जल्दी से, भूगोल। टॉफी खा रहे हैं, बताओ। मुझसे नहीं पूछा खाने के लिए। और इसमें रिकॉर्ड हो गया क्या? हाँ जी। भूगोल डैश करके लिखिए, भूगोल का अर्थ क्या होता है ना, लिखेंगे इसमें। भूगोल विषय के अंतर्गत, भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी, भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी तथा उससे जुड़े, तथा उससे जुड़े उन सभी तत्वों का, उन सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जो मानव को प्रत्यक्ष अथवा, जो मानव को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हों, प्रभावित करते हों, प्रभावित करते हो। लिख लिया? नहीं लिखा? घबराना नहीं है ना, कोई इशू नहीं है। आप तो लिखते चलो। अगर आप मान लीजिए नहीं लिख पा रहे हो तो फाइनली फोटो कॉपी करा लेना किसी की भी। इसे घबराना नहीं है ना। आपका चेहरा देख के मुझे लगता है कि शायद बहुत डर लगता होगा आपको मेरे से। अच्छा, नहीं लगता डर? तो उसने एकदम से मना कर दिया, नहीं। पागल, डर तुमसे है। चलो, भूगोल हो गया। अगला इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? अक्षांश, हेडिंग डालिए अक्षांश। अक्षांश। कल बच्चों हमने अक्षांश को परिभाषित किया था और समझाया था, और पूरे पृथ्वी पर अक्षांश बनाए थे। आपसे सिर्फ उम्मीद की जाती है अक्षांश की परिभाषा बता दो आप। अच्छी कोशिश की आपने। इसकी बिल्कुल तकनीकी परिभाषा की बात करें तो इसको बोलते हैं, अक्षांश क्या होता है? हाँ, विषुवत रेखा के उत्तर में अथवा दक्षिण में नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। कोणीय दूरी को हमने बनाया था ना, जैसे कि हम पृथ्वी के केंद्र से हम ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये 0 डिग्री होगा, है ना। फिर 0 डिग्री के सहारे चारों ओर हमने बनाया था। फिर ऐसे हमने 1 डिग्री एंगल बना के, 1 डिग्री एंगल बना के प्रोजेक्शन डाला था। फिर हमने जो है इसके सहारे ये पूरा एक अक्षांश बनाया था। तो ऐसे अक्षांश क्या हैं? वो इक्वेटर से कोणीय दूरी को दर्शाते हैं। चाहे तो उत्तर की तरफ जाएं चाहे दक्षिण की तरफ जाएं, वो एंगुलर डिस्टेंस को दर्शाते हैं। और क्योंकि वो एंगुलर डिस्टेंस है, इसीलिए वो डिग्री में नापा जाता है। 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो किलोमीटर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लिखोगे अक्षांश लिखोगे। विषुवत रेखा के, अक्षांश हेडिंग है अक्षांश, डैश करके विषुवत रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण में, दक्षिण में नापी गई कोणीय दूरी, कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। विषुवत रेखा, नेक्स्ट लाइन है, अक्षांश हेडिंग के अंतर्गत ही लिख रहे हैं हम। अगली लाइन में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ब्रैकेट में 0 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, डिग्री और मिनट।
विषुवत रेखा, क्या विषुवत रेखा, हाँ, विषुवत रेखा ब्रैकेट 0 डिग्री सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत है, सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत है, अक्षांशीय व्रत है जो पृथ्वी के ठीक मध्य, जो पृथ्वी के ठीक मध्य में बनाया गया है, ठीक मध्य में बनाया गया है। अक्षांश बढ़ अक्षांश बढ़ने पर, कंटिन्यू लिखो आप, अक्षांश बढ़ने पर, अक्षांश बढ़ने पर अर्थात अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में गिरावट, तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट आती है, लिख लिया। अब जितने लोगों ने आज का मिस किया है ना, उन्हें जान लेना चाहिए कि लिखाते वक्त भी मैं समझाता रहता हूं, तो लिखने वाली क्लास टोटल एकदम बोरिंग क्लास नहीं होती है। अभी मैंने क्या कहा, अक्षांश में जैसे ही हम, ये क्या है, इक्वेटर, बेटा मेरे मुंह से थोड़ा सा इंग्लिश निकल जाता है, चलेगा ना। इक्वेटर से हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ, तो तापमान में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो सभी जानते हैं। कारण क्या है इसका, कौन बताएगा? क्या कारण है इसका कि विषुवत रेखा के आसपास बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चलेंगे तापमान गिर रहा है। कारण क्या है? उधर सन नहीं जा पाते। लगभग ठीक है, लगभग ठीक है, एग्जैक्ट ठीक नहीं है। आंसर करो, आप करेंगे। हाँ देखो, इसका बिल्कुल टेक्निकल आंसर दूंगा मैं। हाँ देखिए, जैसे ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये क्या था, एक मिनट, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, प्लीज गोल बन जाना। चल, ठीक है। अभी हमने क्या कहा कि इक्वेटर पर, इक्वेटर यानी कि ये बीच में से जा रहा है ना ये व्रत 0 डिग्री, इक्वेटर पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, पोल्स पे कम रहता है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कि इक्वेटर के आसपास, इवन ना सिर्फ इक्वेटर, लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस दौरान हमेशा ही यहां से लेके यहां तक का ये पूरा क्षेत्र है, यहां पर सन रेज, सूर्य की किरणें हमेशा वर्टिकल पड़ती हैं, और वर्टिकल सनरेज बहुत ज़्यादा हीटिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा करती हैं, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो सिकाई कर देती हैं अच्छे से। और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं उनका कोण घटता जा रहा है, अब वो 90 नहीं है, वो तिरछी टकरा रही हैं सतह से आके, तो इस वजह से वो तापमान जो है बहुत ज़्यादा सिकाई नहीं कर पाती हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा नहीं दे पाती हैं। कारण देखो इसका, ये हमारे सूर्य देवता चमक रहे हैं इसके सामने, पृथ्वी के सामने। सूर्य का आकार बहुत बड़ा है पृथ्वी की तुलना में। आप बिल्कुल, जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं छोटे से सूर्य बना देते हैं, वो समझने की आसानी के लिए बनाते हैं, सूर्य बहुत बड़ा है। ये सनरेज जा रही है पूरा, है ना, पूरी रोशनी जा रही है, नहला देगी पृथ्वी को। इस रोशनी में से ना हमने एक छोटा सा ब्लॉक लिया है। अब ये 10 डिग्री को भूल जाओ अभी हाल फिलहाल के लिए, इस 10 डिग्री वाली चीज को भूल जाओ। एहे यार, ये ना इतना इतना, ये
सूर्य की किरणें जा रही हैं पर्याप्त, हमने इसमें से इतना सा ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ले लिया, मतलब कि इतने जो सनरेज थी ना उनका इतना इतना पार्सल ले लिया हमने अध्ययन के लिए। पार्सल मतलब बोले तो जूता खरीद के लाया ना, उसका डिब्बा देखा है ना, वॉल उस 3 डायमेंशनल डिब्बा होता है ना, वो हमने ऐसा एक पार्सल ले लिया है इसका सूर्य की किरणों का। आप मुझे बताओ ये किरणें कहाँ अटैक करेंगी? सीधा यहाँ टकराएंगी जाके, है ना। कितने क्षेत्र को ये गर्म करेंगी? इतने इतने क्षेत्र को गर्म करेंगी ना। सेम इतना बड़ा पार्सल यदि मैं यहां बनाऊं, इतना ही बड़ा बनाना है ना। ये मैंने बड़ा बना दिया क्या? ये नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं सर, चलता है। अब ठीक है, लगभग और बड़ा हो गया क्या पहले से? चलो जाने देते हैं, ठीक है। अब ये भी पार्सल जाके टकराएगा इससे। आप मुझे बताओ ये कितने क्षेत्र को अटैक करेगा? इतने। आप देखो ये कितने क्षेत्र को कवर कर रहा है, ये पूरे इतने क्षेत्र को कवर किया ना इसने। ऊष्मा की मात्रा दोनों में ही बराबर रहेगी ना। सूर्य से निकली किरणें, ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ की किरणें ठंडी निकल रही हैं, यहाँ की किरणें गर्म निकल रही हैं, सारी ही किरणें गर्मा गर्म निकलेंगी ना। ऊष्मा की मात्रा तो बराबर है। पृथ्वी से टकराई तो इतनी ऊष्मा सिर्फ इतने क्षेत्रफल पर जाके उसने सिकाएगी, और इतनी ऊष्मा ने पूरे इतने क्षेत्रफल को कवर किया। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, है ना। समझ रहे हो ना आप एक छोटा सा गैस लीजिए और उस पर पानी गर्म कीजिए, है ना। 1 घंटा पानी गर्म किया, आप उसी पानी को हटाओ, एक बड़ा भगोना रख के और उतनी ही गैस पे उसको 1 घंटा गर्म करो। किस पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा 1 घंटे के अंदर? छोटा वाला भगोना है ना, वो जल्दी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा ना। और जो बड़ा वाला भगोना है उसमें वो पूरी हीट जो है वो पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा, उतना टेम्परेचर दिखेगा भी नहीं उसका। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये पूरा जो हीट है ना इतनी, ये इतने क्षेत्र को गर्म करने में खर्च हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर बहुत ऊपर नहीं जाएगा। और गौर से देखो यहाँ पे किरणें तिरछी हैं कि नहीं है। यहाँ पे यदि कोई इंसान ऐसे खड़ा रहेगा, ये इंसान खड़ा हुआ है ऐसे, इंसान है समझ जाओ यार, इधर देखो, तो इसको तिरछी किरणें पड़ रही हैं। आप ऐसे देखो ना, ये एंगल बन रहा है कुछ, और यहाँ देखो ये इंसान खड़ा हुआ है, ये ऐसे करके सीधा इसके सर के ऊपर से आ रही है किरणें, है ना। एंगल एकदम 90 डिग्री है कि नहीं है? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। तो 90 डिग्री यानी लंबवत किरणें ज्यादा हीटिंग करती हैं, और तिरछी किरणें वो कम हीटिंग कर पाती हैं। यही कारण है कि हम जैसे जैसे ऊपर चलते हैं पोल्स के पास टेम्परेचर गिरता चला जाता है ना। और एग्जैक्ट मैं बात करूं लगभग 75 डिग्री के बाद 75 से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे ही 75 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण साउथ, इस बीच में जो पूरा क्षेत्र है ना, यहाँ पे हमेशा ही तापमान 0 डिग्री से कम रहता है। इसीलिए पानी हमेशा यहाँ पे बर्फ के रूप में पाया जाता है। सब फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलते हैं इसको, यानी फ्रीजिंग यानी 0 डिग्री सेल्सियस, उसके नीचे रहता है तापमान हमेशा। इसलिए यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स मिलते हैं, ग्लेशियर्स, हिमखंड, है ना। तो इतनी सी बात के लिए इतना डायग्राम बन गया। अक्षांश बढ़ने पर यही आर्कटिक क्षेत्र है, अंटार्कटिक क्षेत्र है। फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा बहुत विस्तार से आता है वो। विषुवत रेखा व ध्रुवों की विषुवत ध्रुव जाने पर तापमान में डोल ड्रम लगभग 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे तक, नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर के दोनों तरफ। समझना है क्या डोल ड्रम? अच्छा, बच्चों वाली चीज है, अब नहीं आएगा वो। फिजिकल ज्योग्राफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाउ। डोल्ड्रम ना, ये आप देख रहे हो यहां पर ना, अरे यार तुम लोग नहीं आज भी लिखना नहीं चाह रहे हो। देखो होता क्या है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये ऐसे झुकी हुई है पृथ्वी, जैसे मैंने सीधी बनाई है ना, सीधी नहीं है, झुकी हुई है। और ये सूर्य देवता इसके सामने चमक रहे हैं, इक्वेटर ये रहा इसका, है ना। अब प्लीज समझने की कोशिश करना, बहुत सारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा मैं इस वक्त। मुझे बताओ सूर्य की जो ऊष्मा है, जो किरणें हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त होंगी या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त होंगी? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त होंगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध उसके सामने ऐसे सर करके झुका हुआ है, सीधी हीट पड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचेंगी, तो वहां पे कम हीटिंग होगी।
लेकिन पृथ्वी तो घूमती रहती है इसके चारों ओर। 6 महीने बाद ये उठ के यहां आ जाएगी पृथ्वी, है ना। ये अभी झुकी हुई है ऐसे, ये रहा आपका इक्वेटर। अब बताओ अब किसकी सिकाई हो रही है? दक्षिणी गोलार्ध की सिकाई हो रही है। तो इस वक्त यहाँ पे हीटिंग ज्यादा, मेरे ही साथ क्यों होता है ये, हाँ, इस वक्त यहाँ पर हीटिंग ज्यादा है। तो जनरली यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होंगी। यहाँ पर अभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां हैं और दक्षिणी में सर्दियां हैं, है ना। समझ में आ रहा है? गौर से देखो, यहाँ पे खड़े इंसान को, जैसे कोई इंसान यहाँ पे खड़ा, अरे इंसान इंसान छोड़ो यार, यहाँ पे लंबवत किरणें जा रही होंगी नहीं जा रही होंगी, लेकिन 6 महीने बाद देखो क्या ये किरणें यहाँ पे लंबवत जा रही हैं क्या? एंगल नापना, ये 90 डिग्री हो पा रहा है क्या? नहीं ना। लंबवत अब ये कहाँ जा रही हैं? नीचे इधर जा रही हैं लंबवत, ठीक है। तो अब पृथ्वी पे खड़े इंसान को ना कभी समझ में नहीं आता कि वो टेढ़ा खड़ा हुआ है, मतलब कि तिरछी झुकी हुई है। उसको क्या लगता है, सूर्य देवता कभी तो जो है यहाँ पे उत्तर गोलार्ध में सामने चमकते हैं और कभी वो दक्षिणी गोलार्ध में चले जाते हैं, और उनका ही चलता रहता है अप डाउन। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ पे अभी यहाँ खड़े इंसान को सीधी किरणें टकराएंगी, क्योंकि इस समय सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध के सामने है। कुछ समय बाद जब दक्षिणी गोलार्ध के सामने होगा तो यहाँ क्या लगेगा कि मान लो सूर्य नीचे सरक गया, ऐसा ही फील आएगा ना उसको। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। इसको बोलते हैं सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति, है ना। वापस से पृथ्वी घूम के यहाँ पे आ जाएगी, फिर से इसकी किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगेंगी। तो आपको नॉर्मल इंसान को क्या लगेगा, सूर्य देवता कभी तो खोपड़ी पे चमकते हैं, कभी सामने चमकते रहते हैं वो, है ना। सर्दियों में क्या है, वो दक्षिणी गोलार्ध के सामने चले जाते हैं, इसलिए हमारे पास तिरछी किरणें आती हैं तो लगभग एकदम मुंह के सामने आती हैं। गर्मियों में वो उत्तरी गोलार्ध पे होते हैं, सीधा ऊपर से चमकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों बताया, ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है ना, इसके दोनों तरफ 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा, यहां पे कोई सा भी सीजन हो, सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पहुंचती हैं, साल के 12 महीने, ठीक है। इस क्षेत्र को डोल्ड्रम बोलते हैं। डोल्ड्रम का मतलब शुद्ध भाषा में अर्थ होता है शांत क्षेत्र। एक्चुअली में यहाँ पे अत्यधिक हीटिंग की वजह से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, इस वजह से थोड़ा सा लो प्रेशर क्रिएट होता है, इस वजह से शांति रहती है यहाँ पे। डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है इसको, है ना। आगे चलते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन फिर आ जाएगा। वैसे अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। विश्व गिर जाता है, ठीक है। अगला लिखोगे आप, लिखेंगे अक्षांश, लिखो विषुवत अक्षांश या विषुवत व्रत, लास्ट वेरिएशन किया है मैंने। विषुवत व्रत पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है। पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, 2 गोलार्धों में बांटता है, डैश करके उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब लिखोगे देशांतर। अरे लिख लिया क्या, रुको तो सही, हेडिंग मत डालना। हाँ, वो क्वेश्चन रह गया ना, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं, ये सब तो लिख लो। पृथ्वी पर कुल अक्षांश इज इक्वल टू 181। पृथ्वी पर कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश इज इक्वल्स टू 181। अगली लाइन में लिखना कुल अक्षांशीय व्रत। अब यहां सिर्फ व्रत पूछे जा रहे हैं, कुल अक्षांशीय व्रत इज इक्वल टू 179। अगली लाइन में लिखना बताने वाले को 1,00,000 रुपए इनाम। 2 अक्षांशों के बीच में दूरी कितनी होती है? यूपीआई दे देना अपना, और क्या है। कल भी 1,00,000 उधार हो गए थे, अब 2 हो चुके हैं, ठीक है। सीधा चेक दे देंगे जैसे ही आपका सिलेबस पूरा होगा ना। अच्छी नॉलेज है, वेरी गुड है। हाँ, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी
इज इक्वल्स टू 111 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है? इस पर 1 करोड़ रुपए इनाम। ठीक है, अगले हेडिंग डालो, देशांतर। 111 किलोमीटर है ना, किलोमीटर तो लिखो, ऐसा लगा 3 कॉमा लगा दिए हैं। हाँ अब ठीक है ना, 111। हेडिंग डालो देशांतर, लिखेंगे पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी, पृथ्वी पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए खींचे गए लंबवत व्रत, खींचे गए लंबवत व्रत देशांतर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री ब्रैकेट में नहीं था ये, 0 डिग्री आजाद था, मतलब ब्रैकेट से। 0 डिग्री देशांतर अर्थात प्रधान मध्याह्न, अर्थात प्रधान मध्याह्न लंदन की ग्रीनविच वैधशाला, लंदन की ग्रीनविच वैधशाला से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। अतः ग्रीनविच देशांतर, ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनविच मध्याह्न कहलाता है। मध्याह्न कहलाता है, कहला गया। अगला लिखोगे, क्या लिखोगे अगला? अगला लिखेंगे पृथ्वी पर कुल, वेट अ मिनट, अभी नहीं, रुको रुको, 0 डिग्री देशांतर, अगली लाइन लिखो, 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को, 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो गोलार्धों डैश करके पूर्वी व पश्चिमी, पूर्वी व पश्चिमी, दो गोलार्धों डैश करके पूर्वी व पश्चिमी में बांटता है। फुल स्टॉप, कंटिन्यू लिखेंगे, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध से समय में, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध से समय में 24 घंटे, 24 आवर्स, 24 घंटे आगे रहता है। पृथ्वी पर कुल, नेक्स्ट लाइन है, पृथ्वी पर कुल 360, 360 360 देशांतर हैं। फुल स्टॉप, 180 डिग्री देशांतर,
180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन, या शॉर्ट में लिखना चाहो तो आईडीएल, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, आईडीएल, अंतरराष्ट्रीय तिथि, तिथि माने तारीख, तिथि रेखा, आईडीएल कहते हैं। चलिए, अब आप लोगों के सामने एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आंसर मत करना, भले ही आता भी हो, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यदि मैंने लिखा हुआ है कि आप जैसे कैसे लिखते हो, आपको 23.5 लिखना है, 23.5, हाँ हाँ ठीक ठीक है, हो गया। आपको देशांतर लिखना है 82.5, तो कैसे लिखोगे? 82 सही 1/2 है ना। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये भारत का मानक देशांतर है, इसलिए लिखा है, सभी को पता होगा, छोटी सी चीज है। अभी इसको आगे पढ़ते हैं, है ना। 82.5 को यदि मैं डिग्री और मिनट में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? अभी चुप हो जाना, ये आपके सामने मैंने ऐसे लिखा है। इसको यदि डिग्री और मिनट में लिखना चाहूं, जैसे 82 डिग्री इतने मिनट, फलाना डिग्री इतने मिनट, इसको बिल्कुल प्रिसाइसली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं? अब जिसको चाहे वो बता सकता है। कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, 82 डिग्री और आधा का मतलब 50% ना, तो कितना लिख दूं मैं? 50 मिनट, हो गया ना, सही है ना। नहीं बोलने वालों को सही बताना पड़ेगा। अब बताओ, अरे आधे को 50 नहीं लिखेंगे क्या? लिख तो दिया 50, अब गलत क्यों कह रहे हो आप लोग? हम भी समझदार हो गए सर, हम आंसर नहीं देंगे लेकिन गलत भी नहीं बोलेंगे। देखो देखो, आधे का मतलब 50% का मतलब 50 तब होता है जब 100% का मतलब कितना हो? 100 हो। मतलब फुल का मत, पूर्ण का मतलब 100 है, तभी आधे का मतलब 50 होगा। समझे ना? इतना समझते हो? एग्जैक्टली exactly। यहां पे क्या है? मिनट है ना, तो भैया 1 मिनट के अंदर ना 60 डिग्री, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। हाँ, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने आधा लिखा था ना, आधा डिग्री, तो आधे डिग्री के अंदर ना 30 मिनट होंगे। मिनट को ऐसे डैश लगा के दिखाते हैं। इसीलिए बहुत से बच्चे ना हमेशा लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं, सर 82.5 समझ में आता है, लेकिन बहुत सी किताबों में 82 डिग्री 30 मिनट क्यों लिखा हुआ है, 82 डिग्री 50 मिनट क्यों नहीं लिखा? 50 मिनट नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट ही है केवल, है ना। तो 60 का आधा करोगे तो 30 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन एमपी जी के जब पढ़ते हैं तो बहुत सारा बच्चों को परेशान करता है, ठीक है, क्योंकि हम एमपीपीएससी उसमें मध्य प्रदेश जीके में पढ़ते हैं। जैसे ये भारत है आपका, भारत नहीं है, मध्य प्रदेश, हाँ हाँ मध्य प्रदेश, इसका ईस्टर्न मोस्ट, इसका पूर्वतम जो देशांतर है वो कितना है? 82 डिग्री, हाँ आगे 48 मिनट, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर 82.5 का मतलब तो 82 डिग्री 50 मिनट होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये जो 82.5 है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, उसको तो यहाँ कहीं से होकर गुजरना चाहिए, क्योंकि 48 तो पीछे रह गया, 50 आगे है। तो ये बहुत ज्यादा जो कंसेप्ट बना लेते हैं भैया। 82.5 का मतलब है 82 डिग्री 30 मिनट, और ऑब्वियस सी बात है 30 मिनट ना 48 से पीछे ही आएगा, ये इधर यहाँ कहीं से होके गुजरेगी हमारी 82.5 डिग्री, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होके गुजरती है, ठीक है। चलें आगे चलें, ये सब क्यों मिटा दिया, है ना। देशांतर हो गया, देशांतर, पूर्व देशांतर हो गया। हाँ, अगली लाइन में लिख लोगे प्रत्येक देशांतर, अगली लाइन में लिखेंगे प्रत्येक देशांतर, प्रत्येक देशांतर अपने पिछले देशांतर से, प्रत्येक देशांतर अपने पिछले देशांतर से
समय में, पिछले देशांतर से समय में 4 मिनट आगे रहता है। अब अगला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, और भी कुछ लिखा था क्या मैंने? महाद्वीप, महासागर, प्रायद्वीप, पर्वत, पठार, इनकी परिभाषा लिखानी है क्या? बच्चों वाली चीजें हैं ये, है ना, छोड़ो। चैप्टर नया शुरू हो रहा है, हेडिंग डालो, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय में आप क्या बातें करोगे, आप खुद ही बताओ। इनका सामान्य परिचय, इसमें हम क्या बातें कर लेंगे? इसमें हम देखेंगे कि सामान्यतः विस्तार क्या है भारत का, यानी कितने डिग्री से कितने डिग्री तक फैला हुआ है ना, उसकी लंबाई, लेंथ, और उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है। फिर हम क्या बात करेंगे, इसका एरिया कितना है। फिर हम देखेंगे इसकी बॉर्डर कितनी है। और बस इसके बाद फिर, अभी इतना करते तब आगे की दिशा बाद में पता पड़ेगी, है ना। लिखो इसमें, भारत, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। हाँ जी। भारत का दक्षिणतम देशांतर क्या लिख दें? 8 डिग्री
पश्चिमतम बिंदु डैश करके गुहार मोती, ये घर पे लिख लेना, ठीक है। नीचे लिखो दक्षिणतम बिंदु, वो भी सॉरी पूर्वतम बिंदु, वो भी घर पे लिखना जाके, पूर्वतम बिंदु डैश करके घर पे लिखना। ऐसे ही दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु में दो कॉन्सेप्ट हैं, डैश करके लिखो। आप ए बी करके लिख सकते हो, इसमें दो बिंदु आएंगे। पहला लिखो मुख्य भूमि, मुख्य भूमि डैश करके उसका है कन्याकुमारी तमिलनाडु, मुख्य भूमि का है कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। और दूसरा है आपका, सिंपल लिख लो नंबर 2 या नंबर बी डाल के, जो भी है। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट ऑब्लिक इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट ऑब्लिक, ऑब्लिक बनाइए इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ना। और ये इंदिरा पॉइंट के लैटिट्यूड क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, वो कहीं भी लिख लो उसमें, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, इंदिरा पॉइंट के आसपास कहीं भी, ठीक है। पूरा हो गया। अगला लिखेंगे आप लेंथ, अगली लाइन से लिखो लेंथ, लेंथ माने लंबाई, लंबाई डैश करके देखो इसमें भी डैश करके दो बिंदु आएंगे। पहला है उत्तर से दक्षिण, तो ये आएगा आपका 3214 किलोमीटर। फिर है दूसरा है आपका पश्चिम से पूर्व, ये आएगा आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। दोनों उसमें लिखवा दिया मैंने, लेंथ एंड ब्रेथ। पश्चिम से पूर्व, पूर्व चलो ठीक है, डैश करके 2933 किलोमीटर, ठीक है। अगला लिखोगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल है भारत का, हाँ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। मेंस में किलोमीटर स्क्वायर मत कर देना, कॉपी जीरो कैटेगरी में डाल दी जाएगी। जीरो कैटेगरी समझते हो, जिनकी कॉपी फिर आगे चेक नहीं होती है, मार्क्स जीरो देके हटा दिया जाता है उसको, उसको जीरो कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। वहां पे आपको शॉर्टकट ये केएम नहीं चलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये केएम स्क्वायर नहीं चलेगा, बच के रहना। ये तो याद रखने की दृष्टि से लिखा दिया मैंने। लिखेंगे इसमें क्षेत्रफल वाले में ही, भारत विश्व क्षेत्रफल का, भारत विश्व क्षेत्रफल का मात्र 2.43% है, 43, मात्र 2.43% है, परंतु भारत विश्व है, परंतु यहां विश्व की 17.5%, यहां विश्व की 17.5% आबादी पाई जाती है, 17.5% आबादी पाई जाती है, ठीक है। अगला लिखोगे क्षेत्रफल के अनुसार, नेक्स्ट लाइन पॉइंट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा, भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब अगले लाइन में लिखना ट्रिक, डैश करके
ये बहुत पतला हो गया है। डैश करके रो क चीन अ ब आ भारत। ठीक है, तो रू से आपका आ जाएगा रूस, क से कनाडा, और चीन तो फिर चीन है ही, और अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, और आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब जरा वापस जाओ, जो हम लिखवा रहे थे ना भारत का सामान्य परिचय, उससे पहले कुछ लिखवा रहे थे देशांतर वगैरह, है ना? देशांतर चला था लास्ट। हाँ, इसमें एक लाइन लिख लेना देशांतर वाले में, जो चल रहा था ना देशांतर। स्पेस नहीं है, साफ तो स्पेस है, दिखाओ जरा। अरे इसमें आ जाएगा, एक ही लाइन लिखनी है बस। लिखो उसमें, देशांतरों का प्रयोग, देशांतर का प्रयोग समय ज्ञात करने में, देशांतर का प्रयोग समय ज्ञात करने में होता है। देशांतर का प्रयोग समय ज्ञात करने में होता है, दैट्स ऑल। अब वापस आ जाओ, हो गया ये पूरा। क्यों सर आ गए क्या? देखो जरा सर आ गए क्या? अब देखो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है भारत का मानक समय। भारत का क्या? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। आ गए? अरे चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए।